हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी जो रामशरण शर्मा के द्वारा लिखा गया है उसका हिस्ट्री का जो बुक है एंशिएंट इंडिया क्लास 11 का हिस्ट्री का जो बुक है उसका चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। देखने में ज्योग्राफी का चैप्टर लग रहा होगा लेकिन ये हिस्ट्री का ही चैप्टर है। एक्चुअली इसमें बताया गया कि उस समय का एनवायरनमेंट कैसा था, उस समय का इकोलॉजी कैसा था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कह रहा है कि इन कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेवरल कंट्रीज हैड हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट सच एज प्लांट्स, एनिमल, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल्स एंड मेटल्स ऑन अ वर्ल्ड स्केल। जैसा कि आजकल देख रहे होंगे इन द कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स, यानी कि आज के समय में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, साथ ही साथ पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है। एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट होना, है ना, जनसंख्या विस्फोट कई कंट्री में, कोई एक कंट्री की बात नहीं है। इससे क्या हो रहा है, कई तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम और आ रहा है जो काफ़ी हाईलाइट हो रहा है कि प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट सच एज प्लांट को बचाओ, एनिमल बचाओ, वाटर रिसोर्सेज को बचाओ, मिट्टी बचाओ, है ना। The interaction between natural environments and human population is considered an important issue and described as the problem of ecology and environment। तो जो कहा जा रहा है कि जो इंट्रैक्शन है, द इंट्रैक्शन बिटवीन द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना। तो नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में जो इंट्रैक्शन है एक इंपॉर्टेंट इशू कंसीडर किया जाता है और इसको जो है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम के रूप में भी देखा जाता है। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एज अ टर्म वाज क्वाइंड इन 1869। 1869 में सबसे पहली बार इकोलॉजी टर्म के रूप में क्वाइन किया गया था, मतलब कि पहली बार इकोलॉजी टर्म का यूज किया गया था। टिल रिसेंट टाइम इट वाज ट्रीटेड ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बट इज नाउ कंसिडर्ड एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। आज तक जो है इसको एक बायोलॉजी के ब्रांच के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब यह एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। हाउएवर इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी के साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड है, नज़दीकी रूप से कनेक्टेड है। दिस सब्जेक्ट डील्स विथ इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है ना एक दूसरे से, जैसे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, इस सब्जेक्ट में हम लोग वही पढ़ते हैं। विद द इमरजेंस ऑफ ह्यूमन द नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड ट्रांसपोर्ट केम टू द फोर फ्रंट। कह रहा है कि आदमी जब इमर्ज हुआ काफ़ी बड़े स्केल पे, है ना, तो उसको ज़्यादा फूड, ज़्यादा शेल्टर, ट्रांसपोर्ट ये सब का जरूरत हुआ। इन एंशिएंट टाइम ह्यूमन लिव्ड ऑन वाइल्ड प्रोड्यूस एंड हंटिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स। पुराने समय में तो आदमी जो था वो मतलब जंगल से जो भी प्रोडक्ट मिलता था उस पर खा पी लेता था, हंटिंग करके खाता था जानवर का या चिड़िया का। हाउएवर इन द इंडस्ट्रियल एज द रिलेशन ऑफ ह्यूमन विद प्लांट एंड एनिमल हैज अंडरगोन अ फंडामेंटल चेंज। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद, इंडस्ट्रियल एज में आदमी और एनिमल और प्लांट, है ना, मतलब प्लांट और एनिमल के बीच में जो इंटरेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। और एंड नाउ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व थ्रू ह्यूमन एफर्ट। और आज जो है ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे लिविंग बींग को, आदमी को अपना प्रयास करके उसको प्रिवेंट करना पड़ रहा है, बचाना पड़ रहा है, प्रिजर्व करना पड़ रहा है। अब इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एडवांस। इन्वायरमेंट मीन सराउंडिंग बोथ नेचुरल एंड मैनमेड। क्या करें कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो हमारे चारों तरफ है, नेचुरल हो या मैनमेड हो। नेचुरल एलिमेंट्स कंप्राइज सॉइल, एयर एंड वाटर ऑन विच एनिमल, प्लांट्स एंड पीपल लिव। नेचुरल एलिमेंट में क्या क्या होता है, तो सॉइल, एयर, वाटर होता है जिसपे एनिमल रहते हैं, प्लांट रहते हैं, लोग रहते हैं। मैनमेड इन्वायरमेंट सिग्निफाइज फूड, शेल्टर एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सच एज रोड। जैसे मैनमेड शेल्टर, मैनमेड इन्वायरमेंट में क्या आया, तो जो भी फूड है, शेल्टर है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी है, जैसे रोड हो गया, ब्रिजेज, डैम एंड वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, तो ये सब क्या हो गया, मैनमेड इन्वायरमेंट हो गया। दिस इन्वायरमेंट आल्सो इंक्लूड रूरल, अर्बन, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। इस इन्वायरमेंट में ये सब भी शामिल है, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, ठीक है। द इन्वायरमेंट हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन ह्यूमन एफर्ट्स बट इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म फॉर ह्यूमन एफर्ट्स सब्सटेंशियली अफेक्ट द नेचुरल सराउंडिंग। क्या कह रहा है कि ह्यूमन बींग का जो है डायरेक्ट एक, द ह्यूमन इन्वायरमेंट हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन ह्यूमन एफर्ट, है ना, मतलब कि इन्वायरमेंट जो है एक तरह से डायरेक्टली डिपेंडेंट है आदमी के प्रयासों पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी के प्रयासों के कारण मतलब सिर्फ प्रिजर्वेशन हो रहा है, डिटर्मिनिज्म भी हो रहा है, कहने मतलब कि इन्वायरमेंट घट भी रहा है आदमी के कारण ही। दस डिफोरेस्टेशन फॉलोड ए प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स लेड टू लार्ज सेटलमेंट। जैसे डिफोरेस्टेशन हुआ उसका क्या रीजन था, तो ताकि हम लोग अनाज उपजाएं, है ना, सीरियल्स का प्रोडक्शन करें एक बड़े सेटलमेंट के लोगों को खिलाने के लिए। ऑन द अदर हैंड चेंज इन क्लाइमेट एंड रिवर कोर्स लेड टू द डिसर्शन ऑफ सम सेटलमेंट्स एंड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरफ क्या होता है कि इन्वायरमेंट को साफ करके, जंगल को साफ करके वहाँ पे बस्ती बसाए जाते हैं, खेती किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्वायरमेंट खुद क्या करती है, कभी कभी नदी अपना रास्ता चेंज करके बाढ़ ले आती है किसी इलाके में, और फ्लड आने के कारण क्या होता है वहाँ से पूरा सेटलमेंट तबाह हो जाता है, और इससे क्या होता है, माइग्रेशन होता है। दो देयर हैव बीन नो मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस इन 9000 BC ऑन अ वर्ल्ड स्केल, देयर बीन सम इंपॉर्टेंट रीजनल वेरिएशंस। कहा जा रहा है कि 9000 BC से देखा जाए, है ना, तो उस समय से कोई बड़ा क्लाइमेटिक चेंज तो नहीं हुआ है वर्ल्ड स्केल पे,
लेकिन रीजनल वेरिएशन हुआ है, किसी किसी खास इलाके में हुआ है। दस मैनी स्कॉलर ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट होल्ड दैट एक्सट्रीमली एरिडिटी एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर प्रिवेल्ड इन सेंट्रल एशिया इन थर्ड एंड सेकंड मिलेनिया बीसी। जैसे बहुत सारे स्कॉलर यानी विद्वानों का कहना है कि एंशिएंट क्लाइमेट एंशिएंट क्लाइमेट होल्ड दैट एक्सट्रीमली एरिडिटी एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा एरिडिटी था, फ्रीजिंग टेम्परेचर था कहाँ, सेंट्रल एशिया में, है ना, कब, तो थर्ड से सेकंड मतलब 3000 से 2000 बीसी में। टुवार्ड द टर्न ऑफ सेकंड मिलेनियम इट वाज बिटरली कोल्ड, अब उसके बाद फिर हल्का मतलब कि बिटरली कोल्ड हुआ इस तरीके से। और दिस कंपेल्ड मैनी पीपल ऑफ साउथ सेंट्रल एशिया टू मूव टुवार्ड द इंडियन सब कंटिनेंट, इसके कारण से क्या हुआ कि बहुत लोग वहाँ से ट्रैवल करके इंडिया की तरफ आए ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा, बिटरली कोल्ड यानी कि कपकपाने वाला ठंडा टाइप का। द माइग्रेशन इज एट्रीब्यूटेड टू द स्पीकर ऑफ द इंडो आर्यन लैंग्वेज एंड द ऋग्वैदिक पीपल, ये माइग्रेशन जो है माना जाता है कि इंडो आर्यन लोग थे और जो ऋग्वैदिक पीपल थे। वी कैन नॉट थिंक ऑफ ह्यूमन एडवांस इन एंशिएंट टाइम विदाउट द एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कहा जा रहा है कि एंशिएंट टाइम में भी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करके ही आदमी जो है एडवांस बनेगा, ठीक है। ह्यूमन एडवांस तभी बनेगा जब वो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करे, उसको दोहन करे। द अर्लियर सेटलमेंट इन इंडिया वेर जनरली फाउंडेड नियर लेक्स और रिवर्स इन हिली प्लेटू और वुडेड एरियाज, वुडेड यानी जंगली एरियाज, वेर पीपल कुड मेक अ स्टोन एंड बोन टूल्स टू अर्न अ लिवलीहुड। पहले का जो सेटलमेंट था इंडिया में वो कहाँ पाया जाता था, तो लेक के किनारे, नदी के किनारे, प्लेटू के किनारे, या पहाड़ के किनारे, या किसी जंगल वाले इलाके में, ठीक है, ताकि जहाँ पे वो आसानी से स्टोन बना सके, पत्थर बना सके, बोन्स बना सके। दिस टूल्स वे आर यूज फॉर हंटिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये टूल्स का यूज किया जाता था एनिमल को हंट करने के लिए, बर्ड को हंट करने के लिए। टिलिंग द सॉइल टू ग्रो प्लांट्स एंड सेरेल्स एंड आल्सो टू प्रिपेयर द साइट्स फॉर सेटिंग अप ड्वेलिंग्स। अब सराउंडिंग एंड सेटलमेंट, सेटलमेंट और सराउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाउंड एग्रीकल्चरल सेटलमेंट इन द गंगेटिक प्लेन, क्या कह रहा है कि गंगेटिक प्लेन में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट ढूंढ पाना ये लगभग इम्पॉसिबल था विदाउट डिफॉरेस्टेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ हार्ड एलुवियल सॉइल, बिना डिफॉरेस्टेशन किए, मतलब कि इधर जितना भी आप सेटलमेंट देख रहे हैं सब डिफॉरेस्टेशन का ही नतीजा है, कभी ना कभी यहाँ पे काफ़ी घना जंगल था उसको काटा गया है। दिस कुड बी एक्टिवली डन विद द यूज ऑफ आयरन एक्स एंड आयरन प्लोसेयर फ्रॉम 500 BC, ये कब से हो रहा है, तो 500 ईसा पूर्व से ही इस तरीके का काम किया जा रहा था लोहे के औजार के द्वारा, है ना, मेन यहाँ पे हाईलाइट करना है लोहे को। फॉर दिस आयरन माइंस हैज टू बी डिस्कवर्ड एंड टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन आर्टिफैक्ट्स हैड टू बी डेवलप्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके लिए क्या हुआ, तो सबसे पहले आयरन को खोज किया गया कि आयरन माइंस कहाँ कहाँ पे यहाँ पे बनाया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजी खोजा गया, डिस्कवर किया गया, है ना, कि ताकि वहाँ से हम लोग वहाँ से आयरन निकालें, फिर उसका उस तरह का औजार बनाएं। द हार्ड एलुवियल सॉइल ऑफ द मिड गंगेटिक प्लेन, द रेड सॉइल ऑफ विंध्यन रीजन एंड द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन एंड द वेस्टर्न इंडिया नीडेड फॉर आयरन से फॉर एक्टिव प्लॉइंग। तो जितना भी सॉइल है इंडिया में, जितना भी तरह का मिट्टी पाया जाता है, या गंगेटिक प्लेन का सॉइल हो, या रेड सॉइल हो विंध्य पहाड़ के आसपास का, या फिर काली मिट्टी हो जहाँ कॉटन उगाया था डेक्कन प्लेटू में या वेस्टर्न इंडिया में, हर जगह आयरन का जो हल की जरूरत होता है, उस समय आयरन के प्लॉ की जरूरत होता था। तो टुडे सेफ गार्डिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट इज एम्फेसाइज्ड। डिस्पाइट डिफॉरेस्टेशन द दोआब फॉरेस्ट कंटिन्यूड अंटिल एक्सिस्ट टू 16th to 17th century व्हेन वाइल्ड एनिमल्स हंटेड इन दिस एरिया। क्या कह रहा है कि भले ही इतने बड़े स्केल पर डिफॉरेस्टेशन हुआ था उस समय ईसा पूर्व में ही, लेकिन फिर भी इस इलाके में 16वीं 17वीं शताब्दी तक काफ़ी घने जंगल रहते थे, ठीक है। और इसके बाद से इधर जानवरों को मारना चालू किया। दिस इकोलॉजिकल चेंज वाज कंप्लीटेड ओनली इन मॉडर्न टाइम्स, और ये मॉडर्न टाइम्स तक चला, तब जाके इकोलॉजिकल साइकिल एक चेंज आया कि इधर पूरे जंगल साफ हो गए। इन एनी केस ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेस्ड एट द कॉस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, देखा जाए तो ह्यूमन सोसाइटी तो प्रोग्रेस कर गया, लेकिन उसके लिए कीमत क्या चुकाना पड़ा, तो पेड़ और जानवरों को चुकाना पड़ा। वंस ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स दे मल्टीप्लाइड बोथ ऑफ देम। तो क्या करें कि जब आदमी जो है सीखा प्लांट को ग्रो करना, जानवर को पालना, तो क्या किया कि उनका भी जनसंख्या आदमी बढ़ाने लगा, है ना, पेड़ को रोकते हुए। द लोकेशन एंड साइज ऑफ सेटलमेंट वर कंडीशनड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, आसपास सेटलमेंट जो है उस सेटलमेंट का साइज क्या होगा और लोकेशन क्या होगा, ठीक है, लोकेशन और साइज ये दोनों बात डिपेंड करता था इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। विद सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन वी डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ साइट्स। फेवरेबल रेनी जोन्स विथ रिवर लेक्स फॉरेस्ट हिल्स एंड मिनरल्स एंड फर्टाइल सॉइल अट्रैक्टेड मैनी सेटलर। तो ऐसे जोन जहाँ पे नदी था, लेक था, है ना, फॉरेस्ट था, हिल मिनरल्स वाला इलाका था, फर्टाइल सॉइल था, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखा जाए तो एरिड डेजर्ट एरिया विदाउट वाटर रिसोर्स डिस्करेज पीपल फ्रॉम सेटलिंग देयर, है, तो ऐसे जगह पे बहुत कम लोग वहाँ पे बसना चाहते थे। द गंगेटिक प्लेन्स फॉर्म्ड एन अट्रैक्टिव इन्वायरमेंटल जोन, जो गंगेटिक प्लेन है एक तरह से अट्रैक्टिव इन्वायरमेंटल जोन बनाया। न्यूमरस सेटलमेंट्स वेर एस्टेब्लिश देयर इन द पोस्ट 500 BC पीरियड एंड क्वाइट अ नंबर इन द अर्लियर पीरियड, बहुत सारे सेटलमेंट उस इलाके में बने। मैनी टाउन्स वेर एस्टेब्लिश्ड इन दोआब एंड मिंग गंगेटिक प्लेन्स, तो मिड गंगेटिक प्लेन्स में और दोआब वाले इलाके में कई तरह के आपको शहर बसाए गए। रिवर सर्विस ट्रांसपोर्ट रूट लाइक रोड रेलवे ऑफ टुडे, आज जिस तरीके से रोड और रेलवे
नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का साधन है, उसी तरह से नदी जो है पहले ट्रांसपोर्ट के साधन के रूप में यूज होता था। When they flooded, they washed away forest banks and prevent the forest from regrowing there. Moreover, they irrigated the land just available to the farmers. क्या करा है कि जब नदी में पानी ज़्यादा होता था तो बाढ़ आ जाता था और उसके कारण से फार्मर का इरिगेशन भी हो जाता था। और दूसरी बात, फॉरेस्ट जो काट करके साफ कर दिए गए हैं ना, तो उनको दोबारा उगने नहीं दिया जाता था, मतलब कि बारिश से, ठीक है, मतलब बारिश के पानी से, फ्लड के पानी से। चेंजेज इन रिवर कोर्स अफेक्ट द फॉर्च्यून्स ऑफ सेटलमेंट अराउंड 2500 BC। नदी जब अपना रास्ता बदल लेती है तो कई सेटलमेंट को के भविष्य पे खतरा आ गया। द सरस्वती कॉन्टिन्यूस विद द घग्गर हाकरा was joined by the यमुना एंड सतलज एंड थ्री टुगेदर कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ हड़प्पन कल्चर। जैसे देखा जाए तो ये सब नदी मिल करके हड़प्पन कल्चर को सेटल की थी, अच्छे से बसाई थी। हाउएवर 1700 BC द सतलज द एंड पॉसिबली द यमुना मूव्ड ईस्टवर्ड। लेकिन कहा जा रहा है 1700 BC में अभी जो यमुना जिस रास्ते पे बहती है ना, पहले यमुना उस रास्ते पे नहीं बहती थी, पहले वो पाकिस्तान की तरफ जाती थी, ठीक है। उसके बाद से कुछ मतलब कि इधर बहने लगी और ये गंगा में मिल जाती है अब आके। तो अभी वाले रास्ते पे यमुना पहले नहीं बहती थी, हिस्ट्री के ऊपर अच्छे से पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो ये बता रहा है कि इन 1700 BC द सतलज एंड पॉसिबली द यमुना है ना, मतलब 1700 BC में खास करके यमुना जो है मूव्ड ईस्टवर्ड इफेक्टिवली अफेक्टिंग द पोस्ट अर्बन हड़प्पन सेटलमेंट, जिसके कारण से क्या हुआ कि उस इलाके में पानी का कमी हो गया। जब नदी उधर नहीं, एक दो नदी उधर नहीं जाने लगी तो कुछ कुछ कमी होने लगा। द रिवर जंक्शन सर्व साइट फॉर अर्ली सेटलमेंट। जो रिवर का जंक्शन होता है, संगम, वहाँ पे और ज़्यादा सेटलमेंट होता था। द जंक्शन इफेक्टिवली क्लियर फॉरेस्ट एंड हेल्प ह्यूमन हैबिटेशन। दिस कैन बी सेड ऑफ पाटलिपुत्र। जैसे कि पाटलिपुत्र देख सकते हैं द फर्स्ट ग्रेट सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, पाटलिपुत्र को फर्स्ट ग्रेट सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। दिस प्लेस ले ऑन द जंक्शन ऑफ द गंगा एंड सोन। ये गंगा और सोन नदी के किनारे था। नॉट फ्रॉम फार फ्रॉम द टाउन गंडक एंड घाघरा टू ज्वाइन द गंगा। और इस शहर से कुछ ही दूर पे, जैसे पटना से 6-7 किलोमीटर दूर हाजीपुर है, ठीक है, मतलब कि पटना और हाजीपुर के बीच में बस एक गांधी सेतु पुल है जो आई थिंक 7 किलोमीटर के आसपास लंबा है। तो वहाँ पे हाजीपुर में गंडक, सोनपुर के आसपास, मतलब कि हाजीपुर सोनपुर पास में ही है, तो यानी पटना से कुछ ही दूरी पे, मैक्सिमम 12 से 15 किलोमीटर बोल सकते हैं, गंडक ज्वाइन करती है। वह कुछ ही दूर, मतलब और आगे थोड़ा सा जाएंगे तो पटना से 20-25 किलोमीटर पे घाघरा ज्वाइन करती है, इधर सोन ज्वाइन करती है। और पटना से यदि हम लोग ईस्ट की तरफ जाए 20-25 किलोमीटर तो फतुहा में जाकर के पुनपुन ज्वाइन करती है। यानी कि ये जो गंगा के आसपास, इसी पटना के चारों तरफ देखा जाए तो नदी ही नदी है। और पुनपुन ज्वाइन इन साउथ। द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ऑन 3 साइड मेड पाटलिपुत्र वर्चुअली वाटर पोर्ट। तो क्या कर रहा है कि जैसे 3 तरफ से पानी मिल जाने के कारण पाटलिपुत्र जो था एक तरह से वाटर पोर्ट की तरफ काम करता था। एंड हेल्प इट टू बिकम द फर्स्ट ग्रेट स्टेट कैपिटल, जिसके कारण से काफ़ी बड़ा शहर के रूप में डेवलप हुआ। द पाटलिपुत्र लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ गंगा एंड सोन, लेटर द सोन शिफ्टेड वेस्टवर्ड। तो जब पाटलिपुत्र जहाँ पे भी सेटअप था, मतलब कि जहाँ पे बसाया गया था, वहाँ पे गंगा और सोन दोनों नदी आकर मिलते थे। धीरे धीरे सोन जो है अपने आप को वेस्टवर्ड हो गया। आज जो है सोन पटना से करीब 25 किलोमीटर वेस्ट में मिलती है ना। तो उस समय जब पटना बसाया गया था तो सोन पटना में ही मिलती थी। अब वो अपना कोर्स जो है शिफ्ट कर लिया, मतलब नदी अपना रास्ता बदल के 25 किलोमीटर लगभग पटना के पास एक जगह है मनेर, वहाँ का लड्डू काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे जाके मिलती है। इन प्री हिस्टोरिक टाइम चिरांद बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज लोकेटेड ऑन जंक्शन ऑफ गंगा एंड घाघरा। उसी तरह चिरांद बिहार में ही पड़ता है, आई थिंक सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो गंगा और घाघरा नदी का संगम वहाँ पे है। घाघरा को ही यूपी में सरयू बोलते हैं और नेपाल में इसको काली नदी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब चलती है तो काली, फिर सरयू, फिर घाघरा बन जाती है, फिर गंगा में मिल जाती है। तो चिरांद जो है एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो गंगा और घाघरा के नदी के संगम पे है। साइट अराउंड इट सीम टू बी हैव बीन फॉरेस्टेड। दिस इंडिकेटेड बाय एक्सकेवेशन ऑफ नियोलिथिक टूल्स इन चिरांद। चिरांद से नियोलिथिक टूल्स काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, बिहार में लोकेटेड है। मैनी ऑफ देम आर मेड ऑफ एंटलर बोन्स विच सजेस्ट दैट डियर वाज हंटेड इन द नियर बाई फॉरेस्ट। वहाँ पे कई टूल्स ऐसे मिले हैं जो एंटलर बोन के बने होते हैं। एंटलर बोन मिलने का मतलब है कि वो वहाँ पे हिरन पाया जाता था और हिरन के हड्डी से ही वो बनाए जाते थे। ऑल द रिवर्स वेर प्रीफर्ड एज सेटलमेंट, पीपल ऑल्सो सेटल नियर लेक्स एंड टैंक्स। कह रहा है कि नदी तो चुना ही जाता था बसने के लिए, सेटलमेंट के लिए। लोग जो है लेक्स और टैंक्स के आसपास भी सेटल होना चाहते थे। वी फाइंड सच साइट इन ईस्टर्न यूपी, खास करके ईस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न बिहार में इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। द प्रैक्टिस ऑफ सेटलिंग नियर वाटर रिजर्व कंटिन्यू टू दिस। आज भी जो है नदी किनारे लोग ज़्यादा बसना चाहते हैं, वाटर सोर्स के आसपास ज़्यादा लोग बसना चाहते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग द रेन एंड ह्यूमन एफर्ट। वी में रिकॉल द रिलेवेंस ऑफ रेनफॉल इंडिकेटेड इन चैप्टर 4 एंड एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन रेन एंड ह्यूमन एफर्ट। जैसे पिछले चैप्टर जब हम लोग पढ़े थे जियोग्राफिकल सेटलमेंट, जियोग्राफिकल सेटिंग, तो उसमें हम लोग को पढ़ना था कि किस तरीके से लोग बारिश पे डिपेंडेंट थे। पहले भी खेती के लिए बारिश पे ही डिपेंडेंट थे, है ना। दो द हड़प्पन कल्चर इज फाउंड इन एरिड एंड सेमी डेजर्ट जोन, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू गुड रेनफॉल। क्या कह रहा है कि आज जो हड़प्पन कल्चर भले ही एरिड और सेमी एरिड जोन में है, लेकिन जिस समय वहाँ पे लोग रहते थे उसमें अच्छा रेनफॉल होता था। साइंटिस्ट स्पीक ऑफ एडेक्वेट रेनफॉल इन हड़प्पा एरिया इन द 3rd मिलेनियम BC। साइंटिस्ट लोग का कहना है
कि हड़प्पा एरिया में 3rd मिलेनियम BC में मतलब 3000 साल पहले अच्छा खासा अमाउंट में रेनफॉल होता था। वंस द रेनफॉल रिवर्टेड टू इट्स यूजुअल लेवल इट एडवर्सली अफेक्टेड द हड़प्पन सेटलमेंट। Plants and animal remains from Inamgaon in Maharashtra suggest that onset on extremely and arid phase around 1000 BC that forced the farmers to desert their homes and take to pastoral nomadism। जैसे इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे जो प्लांट और एनिमल के रिमेन्स मिले हैं, इससे हम लोग को पता चलता है कि जब बारिश कम होने लगा तो लोग वहाँ से छोड़ करके चले गए, अपने घर वगैरह छोड़ करके चले गए और पास्टोरल लाइफ मतलब कि पास्टोरल लाइफ मतलब कि घुमंतु की तरह जीना, नोमेडिज्म की तरह जीने लगे। रेनफॉल सर्टेनली हेल्प ह्यूमन सोसाइटी इन परस्यूइंग एग्रीकल्चर एंड फाउंडिंग सेटलमेंट। रेनफॉल जो है निश्चित रूप से आदमी को एग्रीकल्चर करने में और अपने आप को कहीं एक सेटल होने में जो है मदद करता है। बट हैवीनेस ड्यूरिंग द ट्रॉपिकल मानसून डिटर्ड पीपल फ्रॉम रेगुलर वर्क। लेकिन जो हैवी रेन्स जो होता है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में भारी मात्रा में जब बारिश होता है, ये लोगों को डेटर करता है। डेटर यानी कि एक तरह से धमकी देना बोलते हैं, तो यहाँ पे धमकी देना उसका अर्थ नहीं होगा, ठीक है। मतलब मानसून से लोग एक तरह से मानसून लोगों को अपने रेगुलर काम करने से रोकता भी है। गौतम भी विश टू सस्पेंड हिज मिशन फॉर टीचिंग बुद्धिज्म एनुअली फॉर 4 मंथ ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध भी अपना शिक्षा बांटने, ज्ञान बांटने का काम जो है 4 महीने के लिए रोक देते थे रेनी सीजन में। और कई किसी जगह पे रहते थे, जैसे राजगिरी, वैशाली, श्रावस्ती, इस तरीके से कई जगहों पे गुफा में रहते थे, है ना। ही सेड टू हैव स्पेंड 26 रेनी सीजन इन श्रावस्ती। जैसे माना जाता है कि 26 रेनी सीजन जो है वो श्रावस्ती में बिताए थे। दिस आइडिया स्टिल इन्फ्लुएंस सम पीपल, नो मैरिज आर परफॉर्म्ड इन रेनी सीजन। ये आइडिया आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए है, जैसे बारिश के मौसम में शादी नहीं होता है, कोई भी इस तरह का जो पूजा पाठ का काम होता है, जैसे गृह प्रवेश करना, शादी करना, ये सब काम बारिश के मौसम में नहीं किया जाता। तो इसका रीज़न यही है। बट टुडे अनलेस द इंस्टीट्यूशन आर क्लोज फॉर देयर वर्कर्स ग्रांटेडली पीपल हैव टू कंटिन्यू वर्क डिस्पाइट हैवी शॉवर्स। लेकिन आज सिचुएशन कुछ और है ना, मतलब कि धार्मिक काम को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि लोग आजकल इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल में वर्क करने लगे हैं, ऑफिस में वर्क करने लगे हैं, और उनको जब तक छुट्टी नहीं मिलता तो भारी बारिश हो या पत्थर पड़े उनको जाना होता है। सम अदर नेचुरल हैजर्ड्स आर फार मोर कैटास्ट्रॉफिक देन हैवी रेनफॉल। बहुत सारे नेचुरल हैजर्ड ऐसे हैं जो हैवी रेनफॉल से ज़्यादा खतरनाक हैं। दे इंक्लूड फ्लड, हरिकेन्स, अर्थक्वेक्स। वी हियर ऑफ फेमाइन लीडिंग टू द माइग्रेशन ऑफ सम जैन इन प्री मौर्यन टाइम्स फ्रॉम मगध टू साउथ इंडिया। जैसे आप पढ़े होंगे, जैनिज्म जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें बताएंगे हम कि प्री मॉडर्न टाइम्स में जब फेमाइन आया था, मतलब कि अकाल आया था, तो इसके कारण से कई लोग जो है मगध एम्पायर छोड़ करके साउथ इंडिया में ट्रैवल किए थे, चले गए थे। द रिसर्चर्स हैव येट टू डिस्कवर द सोर्स दैट मेंशन इट नेचुरल हैजर्ड कॉजिंग फेमाइन एंड अदर कैलेमिटीज। लेकिन रिसर्चर को अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि फेमाइन आया ही था, है ना। एंशियंट एटीट्यूड टुवार्ड द इन्वायरमेंट। पहले इन्वायरमेंट के प्रति कैसा रवैया था लोगों का। इन एंशियंट टाइम रिवर केम टू बी रिगार्डेड एज डिवाइन। पुराने समय में रिवर को डिवाइन यानी कि बहुत ही महान माना जाता था। द ऋग्वेद डिपिक्ट्स सरस्वती एज अ गॉडेज। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को एक गॉडेज माना गया है। इन पोस्ट वैदिक टाइम द गंगा रिमर्ज द मदर गॉडेज। लेकिन पोस्ट वैदिक टाइम की बात किया जाए तो उसमें गंगा को माँ की तरह माना जाता है। एंड द ट्रेडिशन परसिस्ट टुडे। आज भी गंगा माँ बोला जाता है। एज बोथ अर्थ एंड वाटर सस्टेन प्लांट एंड एनिमल्स दे केम टू बी कंसिडर्ड मदर्स। जिस तरीके से अर्थ भी, मतलब मिट्टी भी और पानी दोनों जो है पेड़ पौधों को एक तरह से सपोर्ट करती है, इसलिए दोनों को धरती माँ, गंगा माँ इस तरीके से बोला जाता है। दो देयर इज नथिंग टू शो दैट प्लांट्स वर डिवाइड टू प्रोटेक्ट आइदर ऑफ देम। और हालांकि ऐसा माँ इसलिए बोला जाता है ताकि लोग उसको बचाए, प्रोटेक्ट करें, है ना, उसको एक पॉजिटिव वे में देखें। मैनी ट्री एंड प्लांट्स इंक्लूड नीम, पीपल, वट, समी एंड तुलसी आर कंसिडर्ड सैक्रेड। आज जो है हिंदू धर्म में देखा जाए तो कई तरह के पेड़, ये सब पेड़ जो आम कॉमन चीज़ है, मतलब हर कोई देख सकता है। जैसे नीम की पूजा किया जाता है, पीपल, वट, समी एक पेड़ होता है ना, मतलब कि श्रब्स होता है बोल सकते हैं, ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता। तुलसी। दिस ऑल्सो का द केस विथ हर्ब्स इंक्लूडिंग ग्रास। ऑल दिस, यहाँ तक कि ग्रास का भी पूजा होता है, जो दुभी घास जो होता है उसका पूजा होता है, उससे पूजा होता है। ऑल दीज आर वैल्यूड बिकॉज देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ये सबका वैल्यू इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। एंड देयर फॉर दे प्रिजर्व एंड वर्शिप्ड। इसलिए उनको प्रिजर्व किया जाता है, वर्शिप किया जाता है। द डिजायर टू प्रोटेक्ट लार्ज एंड स्मॉल ट्रीज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस एंशिएंट टेक्स्ट एंड कंटिन्यू टू दिस डे। ये जो डिजायर है प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे या बड़े हर तरह के पेड़ को, है ना, एंशिएंट टेक्स्ट में भी मिलता है और आज भी ये आपको मिलता है। एट द कंक्लूजन ऑफ लार्ज सेक्रीफाइसेज इवन ऑर्डिनरी रिचुअल्स प्रीस्ट एंड कॉमन वर्शिपर विश पीस एंड प्रोस्पेरिटी टू फॉरेस्ट एंड प्लांट्स एंड जनरल्स। कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जब पूजा होते थे या फिर नॉर्मल रिचुअल्स भी होता था, तो जो पुजारी हैं या फिर कॉमन वर्शिपर हैं, यानी कि जो पूजा करने वाले लोग हैं, जो पुजारी हैं, सब मिलकर यही बोलते थे कि सब, मतलब दुनिया में शांति कायम रहे। आज भी बोला जाता है इस तरीके से। मोर इम्पोर्टेंटली एनी एंशिएंट टेक्स्ट कॉन्डेम द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। यदि देखा जाए तो बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, मतलब बहुत सारे एंशिएंट किताब आपको मिलेंगे जहाँ पे जानवरों को स्लॉटर करने के लिए मना किया गया। गौतम बुद्ध वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्ट्रेस द नीड टू प्रोटेक्ट काउ इन पाली कैनोनिकल टेक्स्ट कॉल्ड सुतानीपत, है ना।
तो जो एक टेक्स्ट है सूतनिपत है ना, या सूतानीपत, जो भी आप इसको पढ़िए, उसमें पहली बार पाली लैंग्वेज में, ठीक है, पाली लैंग्वेज में इस तरीके से गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया है कि काऊ को बचाना है। ये स्टेट द वर्च्यू ऑफ रियरिंग काउज बिकॉज इन हिज व्यू कैटल हेल्प टू ग्रो प्लांट्स एंड प्रोवाइड पीपल विद फूड वेराइटी हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और जो है इस पे मतलब काऊ को पालने पे ज़्यादा जोर देते थे, रियर करने पे ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि उनको ऐसा मानना था कि मतलब उनके व्यू में देखा जाए तो कैटल जो है प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है और लोगों को खाना पहुंचाता है, हेल्थ मेंटेन करता है, हैप्पीनेस देता है। Hence his injunction that people should not kill cows. In the early Christian centuries, Brahminical text lent religious color to the Buddhist teaching, speaking of dire consequence in the next world for these who killed cows. Later, the elephant came to be worshipped. तो इस तरीके से बाद में ब्राह्मण लोग भी इसको सपोर्ट करने लगे और गाय का फिर रक्षा होने लगा, और बाद में एलिफेंट भी जो है पूजा के मतलब एलिफेंट का भी पूजा होने लगा। अब बैकग्राउंड ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में हेल्प द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड मे स्पेशली यूजफुल इन द स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री। कहा जा रहा है कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का एक बैकग्राउंड लेने से हम लोग को प्री हिस्ट्री पढ़ने में, इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में मदद मिलेगा। हाउएवर ह्यूमन सोसाइटी कैन नॉट एडवांस बाय हॉल्टिंग एनिमल्स स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। कहा जा रहा है कि इस तरह देखा जाए तो ह्यूमन सोसाइटी कभी भी एडवांस नहीं बनेगा इस तरीके से जानवर को मार करके या फिर नेचर के अगेंस्ट जा करके। इन एंशिएंट टाइम दिस स्ट्रगल वाज प्रिंसिपली डायरेक्टेड अगेंस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। वंस दीज आर ब्राउट अंडर कंट्रोल एफर्ट वर मेड टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। हिस्ट्री डील्स प्राइमरी विथ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन्स इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। हिस्ट्री करता है तो मेनली ह्यूमन मतलब कि ह्यूमन के इंटरेक्शन को देखता है कि टाइम के साथ, प्लेस के साथ। बट इट कैनॉट बी करेक्टली कंस्ट्रक्टेड अनलेस हिस्टोरियंस बियर इन माइंड द ऑनगोइंग इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एफर्ट ऑन द वन हैंड एंड द फंक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेज ऑन द अदर। जैसे कहा जा रहा है कि लेकिन इसको हम लोग तब तक मतलब हिस्ट्री को तब तक कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्ट मतलब कि जो चीज़ हमको नहीं पता है तो एक अंदाज लगा करके जोड़ना कि इसके बाद ये हुआ होगा, इसके बाद ये हुआ होगा, जब तक हिस्टोरियन जो है दोनों तरह के फोर्स, नेचुरल फोर्सेज और ह्यूमन एफर्ट दोनों को ना समझे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं एक क्रोनोलॉजी दिया है। तो जैसे 3rd से 2nd सेंचुरी मिलेनियम तो एक्सट्रीम एरिडिटी एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर इन सेंट्रल एशिया 900,000 ऑनवर्ड नो मेजर क्लाइमेटिक चेंज ऑन द वर्ल्ड। जैसे हम लोग को पढ़े उसके बाद कोई क्लाइमेटिक चेंज नहीं, लेकिन रीजनल लेवल पे वेरिएशन हुआ है। 500 ऑनवर्ड देखा जाए तो विथ यूज ऑफ आयरन टूल्स इन द गैंगेटिक प्लेन सेटलमेंट वहाँ पे हुआ। फेमाइन 300 BC में हुआ था। अब एडी में आ जाते हैं तो 16th to 17th सेंचुरी फॉरेस्ट इन द्वाब डिस्पाइट डिफोरेस्टेशन। 16वीं 17वीं शताब्दी तक इतना डिफोरेस्टेशन के बावजूद भी फॉरेस्ट था द्वाब के इलाके में। 1869 में इकोलॉजी वर्ड को क्वाइन किया गया। ठीक है, ये जो चैप्टर है लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।